और नेक्स्ट जो फिर हमारी प्रॉपर्टी है वो है फ्रैक्चर टफनेस या और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली ब्रिटल मटेरियल से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली वो ये कहता है कि ये देखा गया कि जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ना, वो हमारे जो आइडियल स्ट्रेस होना चाहिए जिस पे मटेरियल फ्रैक्चर करे, उससे अर्ली फ्रैक्चर कर जाते हैं। तो इसमें जब इसको फर्दर स्टडी किया गया तो ये पता चला कि उनमें बेसिकली डिफरेंट क्रैक्स होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, जहाँ पे जब स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेस मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और वहाँ पे मतलब स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट नॉर्मल एक स्ट्रक्चर पे आना होता है उससे ज़्यादा आता है जहाँ पे मटेरियल के अंदर माइक्रो क्रैक्स होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे जहाँ पे सॉरी माइक्रो क्रैक होता है ना मटेरियल के अंदर, वहाँ पे आपका स्ट्रेस इंटेंसिफ़ाई होके एक्ट करता है। तो इसी के रिलेटेड ग्रिफ़िथ ने जो है वो फ्रैक्चर टफनेस की थ्योरी दी थी। बेसिकली थ्योरी ये है कि कितना आपका टफ मटेरियल है, यानी कितना स्ट्रेस पे वो जाके फ्रैक्चर होता है। तो उसने एक डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ की, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर था वो था स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। अब ये वो फैक्टर है, बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आपके मटेरियल के अंदर एक क्रैक है और उसके ऊपर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो कितना इंटेंसिफाई हो रहा है, और क्या वो इतना इंटेंसिफाई कर रहा है कि फ्रैक्चर कॉज करवा दे। तो अगर तो वो फ्रैक्चर कॉज नहीं करवा रहा तो उसको सिंपल स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो अगर वो इतना हो जाता है कि जो क्रैक है वो प्रोपेगेट करे और मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए, तो वो जो होगा उसको आप क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहेंगे। और उसके लिए जो है वो अप्लाइड, अगर आपने उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अप्लाइड फोर्स, स्पेसिमेन की डायमेंशंस और साइज एंड शेप ऑफ नॉच जो है, जो स्ट्रेस को इंटेंसिफाई कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो थोड़ी-सी बुकिश बातें हैं, फार्मूला क्या होगा ये वो। जो उसने 2 टेस्ट हमें बताए हैं वो हमारे लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है समझना। पहला उसने बताया 2.7 फिगर के अंदर जो है कि एक मटेरियल है जो 2 वेजेस या 2 सपोर्ट्स से 2 सपोर्ट्स के ऊपर रखा हुआ है और ऊपर से उस पे लोड अप्लाई करना है। और नीचे जो है ना बेस उसकी स्पेसिमेन की, उसमें हमने इटसेल्फ खुद से एक डिफाइंड एरिया की, जिसकी हमें डायमेंशंस पता हैं, उसकी नॉच खुद क्रिएट की हुई है। अब इसमें हम जो है लोड अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि और यूजुअली ये देखा गया है कि जब भी मटेरियल फ्रैक्चर होगा ना इस तरह का, तो हमेशा जहाँ पे हमने क्रैक बनाया हुआ है वहीं से उसकी वही पार्ट वहाँ से फ्रैक्चर होगा। यानी कि हमारी जो इनिशियल थ्योरी थी कि जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पे हमारा स्ट्रेस इंटेंसिफाई होके एक्ट करता है और वहाँ से ब्रेक होता है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स में भी यही चीज़ देखी गई है। और इस तरह के स्पेसिमेन को कहते हैं सिंगल एज नॉच्ड स्पेसिमेन, और ये जो तरीका है ये यूज़ किया जा सकता है आपकी स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए। अगली जो इम्पोर्टेंट बात वो ये बताता है, जिस तरह हमने शुरू में कहा कि ये स्पेसिफिकली ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जो है फ्रैक्चर टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो कहता है कि अगर इसी टेस्ट में जो 2.7 में उसने दिखाया है, जिसमें नॉच हमने खुद बनाई हुई है, तो अगर तो हमारा मटेरियल ब्रिटल नहीं है और फ्रैक्चर करने से पहले वो थोड़ा-सा परमानेंटली डिफ़ॉर्म भी होता है, तो ओवरऑल जो हमें स्ट्रेस इंटेंसिफिकेशन फैक्टर मिलना है और जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलनी है जिसके ऊपर हमारा मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और मिसलीडिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर वो रिजिड है थोड़ा-सा और फ्लेक्सिबल है, यानी आप ये कह लें कि प्लास्टिकली डिफ़ॉर्म होता है फ्रैक्चर होने से पहले, तो वो एक्स्ट्रा लोड अब्ज़ॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, पहले डिफ़ॉर्म होगा फिर फ्रैक्चर होगा। जबकि हमारे इस टेस्ट से हमें ये पता चलना चाहिए कि फ्रैक्चर ब्रिटल मटेरियल्स का किस स्ट्रेस के ऊपर होता है विदाउट प्लास्टिकली डिफ़ॉर्म है। तो इसलिए ये सिर्फ़ हमारे जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये बताता है कि अगर आप स्ट्रेस को स्लोली या ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं तो भी आपको जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्ट्रेस को एकदम बढ़ा देते हैं। और अगर आप स्ट्रेस को एकदम बढ़ाते हैं तो उसमें यूजुअली जो अ, या आप कह लें हमारा जो टेस्ट है वो ये है कि इम्पैक्ट टेस्ट उसको कहते हैं। अब उसमें जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो शार्पी इम्पैक्ट टेस्ट है, जिसकी यहाँ पिक्चर भी दी हुई है, लेकिन इससे समझ
प्रॉपरली नहीं आती इसकी, अगर आप कोई एक वीडियो देख लें कि ये टेस्ट किस तरह वर्क करता है तो फिर आपके लिए ये समझना बड़ा इजी हो जाएगा। होता ये है कि जिस तरह उसने इमेज में दिखाया हुआ है, ये एक पेंडुलम टाइप डिवाइस है जिसके ऊपर लोड की एक गेज बना हुआ है और एक नीडल है जो पॉइंट कर रही है। नीचे हम जो हमारा जो सर्कुलर गेज है उसके नीचे स्पेसिमेन रखने की जगह होती है, और ऊपर से हम पेंडुलम जो है वो फ्री फॉल करवाते हैं। पेंडुलम के ऊपर ऑब्वियसली एक लोड होता है, आगे एक नॉच सी बनी होगी जो मटेरियल को जाके हिट करेगी, तो ये ऊपर से नीचे जाके हिट करेगा मटेरियल को और फ्रैक्चर कॉज करवाएगा। तो फ्रैक्चर कॉज करवाने के बाद जब ये वापस ऊपर जाएगा तो हमारे पास नीडल जो है वो एक स्पेसिफिक रीडिंग देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स लगी है उस मटेरियल को ब्रेक करने में। तो ये एकदम हम क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट टेस्टिंग की एक टाइप है। अब आप इसको इस तरह समझ लें कि इस वक्त आपका पेंडुलम जो है वो ऊपर है, यानी टॉप पोजीशन पे है। जब ये नीचे जाएगा और मटेरियल को हिट करेगा तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि हमने कोई ब्रिटल सा मटेरियल रखा हुआ है जो बड़ी जल्दी लाइट फोर्स पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये उसको फ्रैक्चर करके आगे पेंडुलम ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। तो वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी कि इस मटेरियल को फ्रैक्चर करने के बाद पेंडुलम हमारा दूसरी साइड पे ऊपर कितना जाता है। और फिर हम एक फॉर एग्जांपल रिजिड टफ मटेरियल रख देते हैं, उसको ब्रेक करने में ऑब्वियसली आपके पेंडुलम की ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो फ्रैक्चर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके जो इम्पैक्ट टेस्टर है वो आपको एक आइडिया दे देता है कि जो मटेरियल आपने रखा है उसकी यानी वो टफ है, ब्रिटल है, या किस तरह का है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है। इस पे अगर आपको वीडियो देख लें शार्पीज इम्पैक्ट टेस्टर की, तो उससे आपको बड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप अज्यूम करें कि आपने एक मटेरियल को इस इम्पैक्ट टेस्टर के अंदर रखा और एक स्पेसिफिक वैल्यू आपने ऑब्टेन की कि यानी पेंडुलम हमारा फ्रैक्चर करने के बाद इतना ऊपर गया। अब अज्यूम करें कि आपने वही सेम मटेरियल दोबारा एक नॉच खुद से क्रिएट करके उसके अंदर रखा और टेस्ट किया, तो ये देखा जाता है कि यूजुअली जिस मटेरियल के अंदर ऑलरेडी कोई क्रैक हो या नॉच हो ना, तो वो एज़ कम्पेयर टू नॉन नॉच्ड या नॉन क्रैक्ड मटेरियल अर्ली फोर्स के ऊपर ही फ्रैक्चर हो जाता है। तो सेम मटेरियल पे अगर नॉच और अननॉच्ड स्पेसिमेन टेस्ट करें तो जो नॉच्ड स्पेसिमेन होता है वो लेस फोर्स के ऊपर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कोई क्रैक हो और वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को सिग्निफिकेंटली अल्टर कर दे, तो उसको नॉच सेंसिटिव स्पेसिमेन कहते हैं। और अगर क्लिनिकल बात की जाए इसमें थोड़ी सी, तो जो हमारा डेंचर होता है जो हम यूजुअली पेशेंट्स को देते हैं टूथ रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो इम्पैक्ट सेंसिटिव होता है, यानी उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। एक्रिलिक मटेरियल का वो बना हुआ होता है। यूजुअली जब पेशेंट्स के हाथ से गिरे तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो फर्श पे गिर के टूट सकता है, यानी उसमें इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम होती है, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो ब्रिटल होता है। तो ये हमारे लिए उसकी एक क्लिनिकल एग्जांपल भी है। फिर नेक्स्ट उसने कुछ यहाँ पे अपने जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स हैं ना वो बना के दिखाए हुए हैं कि अगर आप सिर्फ एक ग्राफ को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं। तो आप देख लें कि एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन प्लॉट की हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस प्लॉट हुआ है। तो अगर आपको एक बहुत ही वर्टिकल लाइन मिलती है तो इसका मतलब है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत कम है, यानी चेंज इन शेप बहुत कम है। तो ऐसा मटेरियल ऑब्वियसली बहुत रिजिड और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर बहुत फ्लैट आपको लाइन मिलती है, यानी आप ऐसे कह लें कि अगर आपकी जो लाइन है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की वो वाई एक्सिस के करीब है, तो इसका मतलब है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। लेकिन अगर लाइन एक्स एक्सिस के करीब आ जाती है तो वो फिर वीक मटेरियल को शो करती है। फिर एक चीज़ ये है कि आपने देखना है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन या प्रोपोर्शनल लिमिट आपकी आ रही है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में रिलेशन प्रोपोर्शनल है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मटेरियल कितनी देर तक डिफ़ॉर्म होता है या डिफ़ॉर्म नहीं होता। तो ऐसा मटेरियल जो डिफ़ॉर्म होता है उसको आप डक्टाइल या मैलिएबल कह सकते हैं, यानी उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी
इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर नहीं होता लेकिन डीफॉर्म होता जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स में आप बेंड्स वगैरह दे सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल जैसे ही इलास्टिक उसकी लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट ख़त्म होती है, उसके बाद ग्राफ एंड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें ये डिफॉर्मेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा मटेरियल फिर हम ब्रिटल कंसिडर करेंगे। फिर हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टफनेस की। तो जितना आपका एरिया अंडर द ग्राफ बड़ा होता है उतना आपका मटेरियल टफ होता है, यानी जितनी ज़्यादा वो स्ट्रेस लेके ब्रेक होता है। तो अगर आप ए ग्राफ देखें तो ये आपका वाई एक्सिस के करीब है, और जब आपकी जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है वो ख़त्म हुई है तो उसके बाद अच्छा खासा आगे ग्राफ जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो डिफॉर्म होता है और अच्छा खासा एरिया अंडर द कर्व भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिजिड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है क्योंकि ये ग्राफ इसका वाई एक्सिस के करीब है। टफ है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, और डिफॉर्म होता है इसलिए डक्टाइल है। इसी को अगर आप बी में देखें तो अब ये ग्राफ एज कम्पेयर टू ए एक्स एक्सिस के करीब आ गया। तो इसका मतलब ना ये स्ट्रॉन्ग है ना रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, यानी जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और टफ है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, और दूसरा ये भी डक्टाइल भी होगा। वहाँ यहाँ पे उसने लिखा नहीं है लेकिन ऑब्वियसली इसमें ग्राफ से शो हो रहा है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिटी जो है वो बर्दाश्त करेगा। फिर सी वाला अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही आपका एक्स एक्सिस के करीब है, यानी रिजिड और स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट ख़त्म हुई है तो वो फ्रैक्चर हो गया, आगे ग्राफ नहीं गया। तो इसका मतलब मटेरियल ब्रिटल है और टफ भी नहीं है क्योंकि आपका कोई एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा नहीं है। इसी को आप डी के साथ कंपेयर करें तो फ्रैक्चर अर्ली हो गया, सिर्फ ये दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस है। तो ये है तो रिजिड और है भी ब्रिटल, यानी डिफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये ओवरऑल वीक है क्योंकि कम स्ट्रेस के ऊपर ब्रेक हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। फिर ई और एफ में अगर आप देखें तो ये दोनों ग्राफ जो है ये थोड़े से एक्स एक्सिस के करीब है, जो इनको फ्लेक्सिबल बनाता है। अब जो आपका ई वाला मटेरियल होगा ये मतलब ब्रिटल है, यानी इसमें आपकी डिफॉर्मेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही आपकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हुई ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, वीक है और ब्रिटल है। और जो लास्ट है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और वो बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी शो कर रहा है। तो ऐसी फिर हम कहेंगे कि ये रेजिलियंट है, क्योंकि अगर आप पीछे रेजिलियंस की देखें तो जितनी देर तक वो प्रोपोर्शनल रहता है उतना एरिया अंडर द कर्व आपका रेजिलियंस को शो कर रहा है। तो ये एंड तक प्रोपोर्शनल लिमिट को ही शो कर रहा है। तो ऐसा मटेरियल जो है ये फ्लेक्सिबल और रेजिलियंट कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वो प्रॉपर्टीज़ बता रहा है वो आपके मटेरियल्स की फटीग प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डेंटिस्ट्री में डेंटल मटेरियल्स के रिलेटिव, कि आपका मटेरियल ओवर द टाइम जितनी देर वो यूज़ होता है उस पे स्ट्रेस पड़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी दांत के अंदर फिलिंग की है, अब पेशेंट डेली उस फिलिंग के साथ खाता पीता है, तो एक नॉर्मल जो फोर्स है वो आपकी उस दांत के ऊपर उस फिलिंग के ऊपर पड़ती है। अब आपके मटेरियल की जो फ्रैक्चर लिमिट है या जो मैक्सिमम जो वो स्ट्रेस बियर कर सकता है वो जो नॉर्मल उसके ऊपर च्यूइंग फोर्सेस पड़ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि कभी कभार फिलिंग आपकी नॉर्मल जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस हैं उससे भी टूट जाती है। तो इसके पीछे आपकी होती है फटीग प्रॉपर्टीज। अब बात यह है कि इंटरमिटेंटली आपकी जो भी डेंटल मटेरियल है जिसमें हम फिलिंग की एग्जांपल ले रहे हैं उसके ऊपर फोर्सेस पड़ती रहती हैं। तो होता ये है कि विद टाइम अगर तो उसके ऊपर कोई ऐसी सरफेस डिफॉर्मिटी है जिसके ऊपर स्ट्रेस कंसंट्रेट होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई शार्प एज बनी हुई है, अब उस शार्प एज के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी तो वो ज़्यादा होके मतलब उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगी या ट्रांसमिट होगी। या फिर कोई शेप ऑफ द मटेरियल ऐसी है आपकी कि कहीं एक एरिया के ऊपर स्ट्रेस की जो है वो कंसंट्रेशन होती है। तो ऐसे में ये होता है कि माइक्रो क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल आपकी फोर्स लगने के ऊपर भी। वो विद टाइम जो है वो आपके जो माइक्रो क्रैक्स हैं वो प्रोपेगेट करते जाते हैं नॉर्मल आपके जो भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उसके रिजल्ट में ही। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो नॉर्मल आप फोर्स लगाते हैं वो माइक्रो क्रैक इतना प्रोपेगेट कर गया होता है कि वो नॉर्मल फोर्स के ऊपर भी आपका जो मटेरियल है वो जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है। अब जो फटीग है इसको स्टडी करने के दो तरीके वो बताता है, एक को वो फटीग लाइफ कहता है, एक को फटीग लिमिट कहता है। अब फटीग लाइफ का मतलब ये है कि आप एक
सेट मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लें और फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर लें कि इतने टाइम के बाद इतने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आपके मटेरियल के ऊपर लगेगा, और उसके बाद आप ये देखें कि कितनी साइकिल्स के बाद वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसको आप कहेंगे कि मटेरियल की फटीग लाइफ है ये। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि अगर आप एक फिलिंग है आपकी अमेलगम की, उसके ऊपर आप 100 ग्राम्स की फोर्स लगाते हैं आफ्टर एवरी 1 मिनट, और आपने कहा कि वो 10,000 दफ़ा के बाद फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये उसकी फटीग लाइफ होगी। दूसरी जो फटीग लिमिट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक डिफाइंड नंबर ऑफ साइकिल्स के अंदर अपना फ्रैक्चर प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी स्ट्रेस का, यानी जो है कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आपको देना पड़ेगा, तो इसको आप फटीग लिमिट कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो जितने साइकिल्स में उस मटेरियल में फ्रैक्चर होना है वो कम होते जाएंगे, और जितना आपका स्ट्रेस अप्लाइड कम होगा उतने ज़्यादा साइकिल्स लेगा आपका मटेरियल फ्रैक्चर होने में।